हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए और ये सभी पॉइंट्स आपको आगे तक काम आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें आपको आगे तक काम आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड जिन नलिकाओं में बहता है या फिर जिन कैपिलरीज में सर्कुलेट होता है उनकी वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है। मान लीजिए ये हमारी नलिकाएं हैं या हमारी कैपिलरीज हैं और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये इनकी वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है दोनों साइड में, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और हम कब मानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो देखिए यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 होता है, यानी कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है, तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है, तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 130 हो जाता है ऊपर का और नीचे का 85 हो जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल माना जाता है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में है। और इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 140 ऊपर का होता है और नीचे का या फिर 90 हो जाता है, यानी कि यदि ऊपर का 140 हो या फिर नीचे का 90 हो, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। एंड लास्ट में यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 150 हो जाता है और नीचे का 95 हो जाता है, तो इसे हम वेरी हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। तो देखिए जो भी हम सांस लेते हैं उसमें कई सारी गैसेस के साथ में हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। ऑक्सीजन भी जाती है जो कि हमारे लंग्स के एल्वियोलाई पर जाकर हमारी टिश्यू से एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो इसका लेवल कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन लेवल को हम ऑक्सीमीटर से मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 है या 94 से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। और यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में आता है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कि हम इसे कम कब मानेंगे। यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच में आता है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल जरा सा कम है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है और इसे आप एक्सरसाइज द्वारा सही कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 हो गया है या इससे भी कम हो गया है, तो ऐसे में उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है और ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम पल्स रेट की। तो देखिए ये भी किसी हेल्थी पर्सन की हेल्थ को मेजर करने के लिए बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। हम जानेंगे कि किसी नॉर्मल पेशेंट का या व्यक्ति का पल्स रेट कितना होता है। तो देखिए ये होता क्या है, हमारा दिल या हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट होता है या धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 72 से 75 टाइम्स बीट करता है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 72 पर मिनट, यानी कि यदि किसी पेशेंट का या व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट हो रहा है, तो इसे हम बहुत अच्छा पल्स रेट। लिखा हुआ है 72 पर मिनट, यानी कि यदि किसी हेल्थी पर्सन की हेल्थ को मेजर करने के लिए बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। हम जानेंगे कि किसी नॉर्मल पेशेंट का या व्यक्ति का पल्स रेट कितना होता है। तो देखिए ये होता क्या है, हमारा दिल या हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट होता है या धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 72 से 75 टाइम्स बीट करता है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 72 पर मिनट, यानी कि यदि किसी पेशेंट का या व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट हो रहा है, तो इसे हम बहुत अच्छा पल्स रेट मानते हैं, यानी कि उसका पल्स रेट गुड है। और यदि किसी का 60 से 80 के बीच में पल्स रेट आता है, तो उसका पल्स रेट नॉर्मल है। लेकिन यदि किसी का पल्स रेट 90 से 120 के बीच में आता है, तो उसका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब बात करते हैं हम शरीर का तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर। ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए इसे हम थर्मामीटर से चेक करते हैं, और यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर 92 से 98.6 के बीच में आता है तो उसे बुखार नहीं है, यानी कि उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और यदि किसी का टेम्परेचर आपको 99 मिलता है तो उसे हल्का सा बुखार है। और यदि किसी का टेम्परेचर 100 से 102 या उससे ज़्यादा मिलता है तो उसे ज़्यादा बुखार है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम HRCT या फिर चेस्ट सीटी स्कैन की। ये आजकल बहुत कॉमन है और इसमें हम किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी भी बॉडी ऑर्गन का डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्कोर दिए जाते हैं, जैसे कि 0 से 8, 9 से 18, 19 से 25। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए यहाँ पे हमने लंग्स का डायग्राम लिया है इसे समझने के लिए। तो देखिए लंग्स में दो साइड होती है, यानी कि दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो आप जानते हैं कि राइट साइड में हमारे लंग्स में 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। जबकि लेफ्ट साइड में हमारे लंग्स में केवल 2 लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो देखिए यहाँ पे हम इन्हें कुछ नंबर्स देते हैं, यानी कि सीटी स्कोर देते हैं। तो यहाँ पे हम हर लोब को 5 सीटी स्कोर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 दिया है इस लोब को, इसे भी 5 दिया है, इसे भी 5 दिया है, इसे भी 5 दिया है और इसे भी 5 दिया है। तो कुल मिलाकर हमारा स्कोर बनता है 25। तो हम सीटी स्कैन में देखते हैं कि हमारा कितना परसेंट या कितने लोब खराब हो गए हैं। यदि हमारा मान लीजिए कि हमारा सुपीरियर लोब में से इसका 3 पॉइंट खराब हो गया है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पे केवल इसका 2 पॉइंट ही सही है। और मान लीजिए कि यहाँ से हमारा 1 पॉइंट खराब हो गया है, तो यहाँ पे हमारा केवल 4 पॉइंट ही सही है। तो इस तरह से हमारा स्कोर बैठेगा, यहाँ का 5, यहाँ का 5 एंड यहाँ का 5, 15, 15 और 4 19, 19 एंड 2 21, यानी कि हमारा 25 में से 21 स्कोर आएगा। इस तरह से हम सीटी स्कोर में देखते हैं कि हमारा लंग कितना डैमेज है या उसमें कितना इन्फेक्शन हो चुका है। तो आप इसे समझ गए होंगे। तो वापस से आते हैं अपनी स्लाइड पर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी का HRCT यानी कि हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कोर 0 से 8 के बीच में आता है तो उसे माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी कि उसे हल्का इन्फेक्शन है या उसे अभी इन्फेक्शन की शुरुआत हुई है। और यदि किसी का HRCT स्कोर 9 से 18 के बीच में आया है तो उसे मॉडरेट इन्फेक्शन है। और यदि किसी का HRCT स्कोर 19 से 25 के बीच में आया है तो उसे सीवियर इन्फेक्शन है, यानी कि उसे काफी गंभीर इन्फेक्शन हो चुका है। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसी को कितना इन्फेक्शन हुआ है उसके लंग्स में। और साथ में आपको यह भी जानना जरूरी है कि माइल्ड इन्फेक्शन में जो कंडीशन है या इन्फेक्शन है वो नॉर्मल दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन में ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट देखे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको ये सभी पॉइंट आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएंगे। कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप सभी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इन 30 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, साइंस और जीके का जो पोर्शन मैं कंप्लीट कर रहा हूं टॉपिक वाइज डेली वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोस का तो 9 से 10 बजे के बीच में आपको डेली वीडियो मिल जाती है शाम के टाइम। और रीजनिंग और मैथ की वीडियो का भी आप टाइमिंग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के आइकन को ऑन रखिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहे सभी वीडियोज का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो बिल्कुल सही, 206 हड्डियां होती हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और सभी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है। देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों फीमर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे होती है? जांग वाली हड्डी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? और देखिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मेरी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हर एक स्टूडेंट को लाइक करना है और अपने सभी ग्रुप और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपने कर दिया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है 656, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
656 मांसपेशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 22, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जोड़े आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 12 अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल पसलियां कितनी होती हैं तो 24 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीबियो नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों टांग, यानी कि टीबियो नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए ध्यान दीजिए, अस्थियां एवं मांसपेशियों को जोड़ता है टंडन, यानी कि सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाता कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है तो लिगामेंट इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, अस्थियां मांसपेशियां जुड़ती है टंडन से और आपकी अस्थियां जुड़ती है लिगामेंट से, तो इसको याद रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। बिल्कुल सही दोस्तों, स्टेप्स इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कान की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।